सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। केमिकल काइनेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है और किस तरीके से हम जो रेट कांस्टेंट है उस रिएक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर वहाँ पे गिवन हो, डिफरेंट टेम्परेचर पे हमें जो है रेट कांस्टेंट हमने फाइंड आउट करना हो। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो एक साइंटिस्ट थे अरीनियस। ओके, तो अरीनियस ने 1889 में एक रिलेशनशिप दिया, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था वो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में भी है, क्योंकि अगर हमें रेट कांस्टेंट पता लग जाता है किसी भी रिएक्शन का तो हम इजीली जो है रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस जो इक्वेशन उन्होंने दी थी दैट वाज नोन एज द अरीनियस इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी? दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। मीन एक एक्सपोनेंशियल हमारे पास इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर जो है एक्सपोनेंशियली दूसरे क्या है वो डिपेंड कर रहे हैं। ओके, सो इसमें जो ए है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर and EA is the activation energy, ठीक है। EA is the activation energy और R क्या है यहाँ पे? That is a gas constant and T is the absolute temperature, ठीक है। और जो फैक्टर है ये कंप्लीट फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज E raised to power minus EA upon RT, that is known as the fraction of molecules having the energy equal or greater than the activation energy, ठीक है। means this represent this complete term E raised to power minus EA upon RT that represents the fraction of molecules, ठीक है। अभी टोटल मॉलिक्यूल में से कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसा है जिसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है। ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या, हम थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस बिफोर अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन। ओके, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले इतनी एक एनर्जी उसके पास होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मींस इसको क्या करना है, अपनी एनर्जी से ज़्यादा एक एनर्जी बैरियर तक पहुंचना है, फिर जाके ये एनर्जी रिलीज करे तो और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। वो जो बैरियर है, वो जो डिफरेंस है, जो हाईएस्ट एनर्जी और एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट के बीच में जो का डिफरेंस है दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब एक्टिवेशन एनर्जी को हम जो डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसको हम अरीनियस इक्वेशन की मदद से भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज K इज इक्वल टू A रेज टू पावर E A इंटू E रेज टू पावर EA अपॉन RT, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम दोनों साइड पे लॉगरिथम ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट विल बी log K इज इक्वल टू log ऑफ A minus EA upon RT. Let it be equation number 2. Okay. Now from this equation we can easily find out the activation energy. Okay. So suppose अगर हमारे पास दो different temperature T1 and T2 पे हमें rate constant provided हों, suppose T1 पे हमारे पास जो rate constant that is K1 and K2 is the rate constant at temperature T2. So we can write the log K1 is equal to log of A minus EA upon RT1, let it be equation number 3,
and for second temperature we can write the log K2 is equal to log of A minus EA upon RT2. Let it be equation number 4. Okay, now subtracting the equation number 3 from the equation number 4, we can say 4 minus 3 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, so we will get log K2 minus log K1 is equal to minus EA upon RT2 minus EA upon RT1. ठीक है, अब log A दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट माइनस EA upon RT2 प्लस EA upon RT1. फर्दर अब प्लस वाले टर्म को हम आगे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट EA upon RT1 minus EA upon RT2. Okay, further we can write the log K2 minus log K1 can be written as log of K2 upon K1 is equal to, now EA अगर हम कॉमन ले लेते हैं इनमें से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EA upon R भी हमारे पास कॉमन आ गया, so we will get 1 upon T1 minus 1 upon T2. Okay, further नेचुरल लॉग को हम सिंपल लॉग में चेंज करेंगे, सो वी कैन राइट इट एज ए लॉग K2 अपॉन K1, और जो इसके साथ हमारे पास टर्म आती है 2.303 उसको हम क्या करेंगे, नीचे डिवीजन में ले जाएंगे, सो EA अपॉन 2.303 R. इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करेंगे हम. फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये T1 T2 ऊपर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1. ओके, सो लेट दिस इक्वेशन नंबर 5. So we get this equation which is the ratio of the rate constant at two different temperatures. ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारे पास दोनों टेम्परेचर गिवन हैं और दोनों रेट कांस्टेंट अगर में गिवन हैं, प्रोवाइडेड हैं, तो हम इजीली जो है एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, एक मेथड और भी है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमारे पास इक्वेशन आई है log K इज इक्वल टू log of A माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन थी. इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज कर दें, सो वी कैन राइट इट एज ए log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस log A. नाउ फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 2.303 log of K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस 2.303 log of A. ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो वी कैन राइट log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log of A. ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है, तो y क्या है हमारे पास log K और x क्या है हमारे पास 1 अपॉन T. ठीक है, और m क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस EA अपॉन R. ओके, एंड c इज दी log A. नाउ जब हम log K को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट 1 अपॉन T के साथ, मीन्स जो हमारे पास K की वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, उनको अगर हम प्लॉट करें एक ग्राफ की फॉर्म में 1 अपॉन T कर लें और यहाँ पे हम log K ले लें, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास जो ये स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी नेगेटिव स्लोप के साथ. ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर में हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज गिवन है K की. ओके, तो उसको हमने 1 अपॉन T और log K के हमने बीच में प्लॉट की है. तो यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R आ जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, दैट विल बी दी इक्वल्स टू log ऑफ A. ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगा. ओके, और यहाँ से स्लोप भी निकल आएगा. एक बार हमें स्लोप पता लग गया, हमने अभी देखा स्लोप इज इक्वल टू क्या है, माइनस EA अपॉन 2.303 R. So from this equation, from this slope, we can easily find out the EA value, and that would be equal to minus 2.303 into R into slope. ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पुट करो, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है हमने, और
सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जो इक्वेशन हमने पहले ऊपर लिखी थी कि हमारे पास जो इक्वेशन थी दो डिफरेंट टेम्परेचर पे log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, इस इक्वेशन को यूज करके हम रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता हो और दो डिफरेंट टेम्परेचर गिवन हो, एक टेम्परेचर पे हमें एक रेट कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर पे हम जो रेट कांस्टेंट क्या होगा वो भी इजीली फाइंड आउट हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द अरेनियस इक्वेशन विच इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द रेट कांस्टेंट at any temperature if we are given the rate constant at other temperature and activation energy is given, or we can find out the activation energy from this equation also if we are given the rate constant at two different temperatures. Okay, so next we have the another topic, that is the theories of reaction rate. Theories of reaction रेट्स। ठीक है, अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो थ्योरीज गिवन हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज कोलिजन थ्योरी विच आर इन आवर सिलेबस, दैट इज कोलिजन थ्योरी, एंड सेकंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ओके, जिसको हम थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स भी कह देते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है भी, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी के बारे में उसकी क्या राय है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय मैक्स स्ट्रॉट्स एंड द विलियम लुइस। ठीक है, 1916 के और 1918 के बीच में ये थ्योरी इन दोनों ने दी थी, एंड दिस थ्योरी वाज एंटायरली बेस्ड अपॉन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो गैसेस के बेस में हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बेस पे ये कोलिजन थ्योरी आई हमारे पास। अब क्या कहती क्या ये थ्योरी, द कोलिजन थ्योरी सेज ये जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इनको हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो एक हार्ड स्फीयर्स हैं। द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर कंसीडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, एंड द रिएक्शन अकर्स व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स हैं कि एक तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ड स्फीयर्स हैं, और जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तब जाके क्या होगी हमारे पास रिएक्शन होगी। ठीक है, अब किसी भी रिएक्शन को होने में, ठीक है, और या किसी भी कोलिजन को होने में एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत पड़ती है, कम से कम में दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, और दो मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगी रिएक्शन होगी, ये कोलिजन थ्योरी कहती है। अब जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे और रिएक्शन होगी तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे। अब पहले हम डिस्कस करेंगे भी बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसके बाद हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में भी बात करेंगे भी कोलिजन थ्योरी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करती है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी तो कहती है कि जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। अब हमने ये भी देखा है कि एटलीस्ट कोलिजन होने के लिए दो मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, तो मीन्स रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होनी चाहिए। बट हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी होते हैं, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को कैसे एक्सप्लेन करेगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए कोलिजन थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव द कोलिजन थ्योरी फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोलिजन थ्योरी फॉर द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, सो कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन प्रपोज अ क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। वो कैसे करती है, उसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहले क्या कहती है ये कि प्रोडक्ट तब बनेंगे जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मींस रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स
कोलाइड करेंगे तब जाके क्या होंगे, वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। ये एक उसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है वो कि ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन विच द मॉलिक्यूल पोजेस द सफिशिएंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज द प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। मींस एक तो उनके पास क्या होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होंगे हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो उनके बीच में जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस वहां पे फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो है भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना चाहिए, ओके। जब तक कोलाइड नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ऐसा नहीं है कि जब तक वो कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए अगर उन्होंने प्रोडक्ट में चेंज होना है। प्रोडक्ट में कब चेंज होंगे, अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, तब उनके अंदर कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। और जब इफेक्टिव कोलिजन होते हैं तब प्रोडक्ट के बनने के चांसेस क्या होते हैं, 99% से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स वो 100% रिएक्शन में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो एज आई सेड कि वहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो मीन्स वी कैन से कि ईच कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ठीक है। ओनली द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो सपोज हमारे पास अगर एक एफ ले लेते हैं हम, जो कि क्या है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल्स, जिनके पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। सब मॉलिक्यूल के पास कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी, ठीक है ना। तो कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसको हमने ले लिया भी, लेट इट बी एफ, ओके। नाउ सपोज जेड इज द नंबर ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द number of bimolecular collisions, ठीक है, which are taking place per unit volume per second, ठीक है। एक सेकेंड में किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो द रेट ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन is given as Z into F, that is the collision frequency and the fraction of molecules having the activation energy, okay। एक हमने पढ़ा हुआ है गैसीय स्टेट में कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होता है, जो कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें हेल्प करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स विच पोजेस द एनर्जी इक्वल टू और मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एन upon n, ठीक है। सो डेल्टा n is the number of molecules possessing the activation energy divided by total number of molecules, that is represent the fraction of molecules, ठीक है। and it is equal to e raised to power minus ea upon rt, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स है, इसको हम f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा n क्या है, द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस e raised to power minus ea upon rt is known as the Boltzmann factors. It is known as the Boltzmann factor, ठीक है। Now substituting the value of f from this to this equation, now let it be this equation number 1 and this is the equation number 2, ठीक है। So from equation number 2 we can put the value of f from 2 to 1, so we will have the rate को हम लिखते होते हैं minus dNA upon dt, and it is equal to z into e raised to power minus ea upon rt. Let this is equation number 3, ठीक है। So rate equation from the collision theory can be derived into the two different cases, ठीक है। ये तो हमारे पास रेट इक्वेशन है, इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं दो डिफरेंट केसेस में। तो केस 1 मैं ले रहा हूं, जिसमें हम ले रहे हैं कि सपोज जो बायोमोलिकुलर कोलिजन्स हो रहे हैं वो दो सेम मॉलिक्यूल्स में हो रहे हैं। सो व्हेन the bimolecular collisions occur between two
सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक तो केस हमारे पास ऐसा है कि जिसमें दो सेम मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, मींस ए इज कोलाइडिंग विद ए एंड फॉर्मिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा केस क्या होगा जिसमें बायोमोलिकुलर कोलिजन होंगे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो पहले मैं डिस्कस करने लगा हूं केस 1। इसमें कैसे हम लिख सकते हैं? देखो, मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड एंड रिजिड स्फीयर्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है काइनेटिक थ्योरी के बेस पे ये काम करती है। ठीक है, सो इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। ठीक है, एंड फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज गिवन एज 1/√2 पाई v सिग्मा ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें जो सिग्मा ए है दैट इज द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूलर डायामीटर या फिर डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल ए। ठीक है, एंड एन ए इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द वैल्यू ऑफ एवरेज, दिस v is the average velocity. Okay, so the value of average velocity from the kinetic theory of gases, we know that it is equal to root of 8 kT upon pi ma. ठीक है, where ma is the mass of a molecule. ठीक है, and k is known as the Boltzmann constant, that is known as the Boltzmann constant, and T is the absolute temperature. ठीक है, now substituting the value of V, let it be equation number 4. Now substituting the value of V from equation number 5 to equation number 4, we get the ZAA is equal to 1/√2 pi sigma A square n A square root of 8 kT upon pi ma. ठीक है, विच इज फर्दर कैन बी रिटन एज, अब देखो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 सिग्मा ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर। अब पाई को स्क्वेयर करते हैं, उसका रूट ले लें, ये चेंज नहीं होगा, इसको हम अंदर ले जाएंगे। सो वी कैन राइट इट एज ए पाई kT अपॉन ma. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6. सो अब हमारे पास क्या आ गया, ZAA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर रूट ऑफ पाई kT अपॉन ma, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखा है। ठीक है, नाउ टू ऑब्टेन दिस इक्वेशन in terms of molar mass of A, so we can write the K as R upon N, means गैस कांस्टेंट को अगर हम डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर से, so we get the value of K. ठीक है, और Ma को भी हम लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द एटम. ठीक है, सो वेयर Ma is the molar mass of A and N is the Avogadro number, R is the gas constant. So we can write the ZAA is equal to 2 sigma A square N A square root of pi, अब K को पुट करेंगे हम R by N, ठीक है, इंटू T अपॉन M को पुट करेंगे हम M A अपॉन N. ठीक है, तो यहां से N N कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 2 sigma A square N A square root of pi RT upon कैपिटल MA. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, सो हमारे पास Z भी आ गया, F भी आ गया, सो व्हाट वुड बी द रेट? सो रेट इज इक्वल टू माइनस dNA अपॉन dt इज इक्वल टू 2, जो Z की वैल्यू है, तो इट इज सिग्मा A स्क्वेयर N A स्क्वेयर रूट पाई RT अपॉन कैपिटल MA इनटू F की वैल्यू क्या थी, e रेज टू पावर EA अपॉन RT. ठीक है, सो इस रेट के हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, दैट इज द कोलिजन्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड वाला, दैट इज द कोलिजन्स पर सेंटीमीटर हो गया. नाउ सिंस ईच कोलिजन
इन्वॉल्व द टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ए पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड कैन बी गिवन एज रेट इज इक्वल टू माइनस DNA अपॉन dt इंटू 2, क्योंकि अब वो तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्वेश्चन था, दो मॉलिक्यूल्स हो रहे थे, तो इट विल बी 2 टाइम्स, सो इट विल 2 इंटू सिग्मा ए स्क्वेयर एन ए स्क्वेयर रूट ऑफ पाई आर टी अपॉन एम ए, ठीक है, ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, वो तो था हमारे पास कोलिजन्स कितने हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। नाउ दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन्वॉल्विंग, द टू मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, तो हमारे टोटल रेट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा ए स्क्वेयर एन स्क्वेयर रूट ऑफ पाई आर टी अपॉन कैपिटल एम ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी मॉलिक्यूल्स per centimeter cube per second. Now this is be equation number 9, ठीक है, so from this we can easily find out the rate of a bimolecular reaction from the collision theory, ठीक है। so in general हम क्या देखते होते हैं, जो bimolecular reaction होती है that is written as this, तो इसके लिए जो हम रेट लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू k n a square, ठीक है, where k is the rate constant and n is the number of or concentration of the molecules, number of molecules, तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 10. नाउ इफ वी कंपेयर द इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 वी गेट दैट द k जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू Na को छोड़ के बाकी जो सब कुछ है हमारे पास दैट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, सो k इज इक्वल टू 4 सिग्मा a स्क्वेयर रूट ऑफ पाई आर टी अपॉन एम ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 11. अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आ गया, यहां से हमारे पास रेट आ गया, ठीक है। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ के वी कैन डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए इन द रीनेस इक्वेशन, हमने पढ़ा था रीनेस इक्वेशन में बी दैट के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पे जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको छोड़ के जो बाकी हमारे पास आ गया दैट इज दी ए, तो ए क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज 4 सिग्मा ए स्क्वेयर रूट पाई आर टी अपॉन एम ए, ठीक है। नाउ द यूनिट्स आर सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ठीक है जी। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 12. नाउ इक्वेशन नंबर 9 में हमने देखा था रेट, इक्वेशन नंबर 11 में हमने देखा है रेट कांस्टेंट एंड इक्वेशन नंबर 12 में हमने देखा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। नाउ दीज थ्री इक्वेशंस दैट इज रेट इक्वेशन, हमारे पास रेट कांस्टेंट और ये जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है इसको हम मोलर कंसंट्रेशन में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, नाउ एज वी हैव seen that the concentration A is equal to Na upon N into 10 raised to power 3 होता है हमारे पास, that is the mole per liter, ठीक है, moles per liter, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इनटू हम क्या कर रहे हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज द मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट गिव्स द मोल्स, ठीक है। तो पर लीटर आ गया यहाँ पे हमारे पास। So from this we can write the two equations. One, if we take the derivative of this, that is dA हमारे पास टर्म आ जाएगी and that would be equal to 10⁻³ upon n जो कि हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा यहाँ पे dNA। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आती है जिसको हम यूज करेंगे फर्दर, ठीक है। दूसरा हम अगर हमने यहां से Na निकालना हो तो Na विल बी इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ A into Avogadro number divided by 10⁻³, ठीक है। These are the two equations. Further, if we take the derivative of this, we can write the dNA which is equal to n upon 10⁻³ into d of A,
ठीक है, नाउ वी विल यूज दीज 3 इक्वेशंस इन आवर रेट इक्वेशन, रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट को हम क्या लिखेंगे, dA अपॉन dt, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10⁻³ माइनस 10⁻³ अपॉन n dNA अपॉन dt। जस्ट कुछ नहीं किया हमने, dA वाली टर्म को हम क्या किया, डेरिवेटिव किया t के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, ये dNA/dt हो गया। तो माइनस यहां पे लगा तो माइनस यहां पे आ गया हमारे पास, और वी कैन राइट इट एज इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन n माइनस dNA अपॉन dt। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 13। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द रेट जो हमने पहले कैलकुलेट की है, माइनस dNA/dt, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस dNA/dt फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 9 जो कि हमारे पास रेट इक्वेशन थी, ठीक है, सो दैट वाज रेट इज इक्वल टू माइनस dNA/dt, ठीक है। तो वो हमने यहां पे लिखना है, दैट वाज इक्वल टू 4 सिग्मा A² NA², ठीक है, रूट ऑफ पाई RT अपॉन MA e⁻ अपॉन RT, ठीक है। ये सारी टर्म्स को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे। सो वी विल हैव माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन n, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 सिग्मा A² NA² रूट ऑफ पाई RT अपॉन MA इंटू e⁻ अपॉन RT, ठीक है। नाउ हियर वी हैव द टर्म NA, ठीक है। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ NA की वैल्यू हमारे पास थी, दैट वाज इंटू n अपॉन 10⁻³। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ NA, दैट इज दिस वन, इन दिस इक्वेशन वी विल हैव माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन n 4 सिग्मा A², ठीक है। अब हम NA की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो दैट वाज इक्वल टू A² इंटू n² अपॉन 10⁻³ इंटू 10⁻³, ठीक है। और क्या था हमारे पास, दैट वाज पाई RT अपॉन कैपिटल MA e⁻ अपॉन RT, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज रेट। तो रेट इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो n के साथ एक n कैंसिल हो रहा है, 10⁻³ के साथ हमारे पास 10⁻³ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, दैट इज 4 सिग्मा A², ओके, एंड वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ A² इंटू n अपॉन 10⁻³ रूट ऑफ पाई RT अपॉन कैपिटल MA e⁻ अपॉन RT। नाउ इट बिकम्स द मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रेट आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ओके। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 14। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 14 विद द जनरल रेट लॉ जो कि हमारे पास था, दैट इज इक्वल टू kA², ठीक है। सो वी विल गेट द k इज इक्वल टू व्हाट, सिर्फ A² को छोड़ के बाकी जो टर्म हमारे पास है दैट इज इक्वल टू k। सो वी हैव द 4 सिग्मा A² n अपॉन 10⁻³ रूट ऑफ पाई RT अपॉन MA e⁻ अपॉन RT, दैट इज नाउ लीटर पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। This is the equation number 15. Now comparing the equation number 15 with the Arrhenius equation. तो Arrhenius equation क्या है हमारे पास, k is equal to a e⁻ upon RT. From here we get the value of a. ठीक है। अब इसमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको छोड़ के बाकी जो बचा दैट इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, दैट इज 4 सिग्मा A² n अपॉन 10⁻³ रूट ऑफ पाई RT अपॉन MA लीटर पर मोल पर सेकेंड। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन थ्योरी फॉर द बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और बाइमोलिकुलर कोलिजन्स भी कौन से, जो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।